नमस्कार दोस्तों। जैसा कि सीईटी की प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो हमने इस भाग का फर्स्ट पर्सन पिछले वाली वीडियो में देख लिया था और उसकी व्याख्या भी की थी। तो अब इसके पश्चात जैसे पहला प्रश्न था, निर्गुण उपासना का अनुयायी कौन था? तो मीराबाई नहीं थी, क्योंकि एक श्री कृष्ण इनके आराध्य थे। दादू दयाल इन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख शिष्य थे, जो निराकार ब्रह्मा, आंतरिक साधना, गुरु महिमा और बाह्य आडंबर विरोध पर इन्होंने बल दिया था। उसके बाद बात करें रतन सिंह की, तो इनका तो कोई संदर्भ में उपयुक्त उत्तर है नहीं। रामचरण जी का पूर्व नाम रामकिशन जी था, जैसा मैं बता चुका। और कृपाराम जी की दीक्षा लेने के बाद इनका नाम जो है रामकिशन से रामचरण हो गया। और जो है गलता जी में जो साधु थे, उनका हड़कंप देख करके, उनका भक्ति के प्रति विरोधी भाव देख करके जो है इनका मन उछट गया। तो ये बाद में क्या हो गए थे? निर्गुणी हो गए थे। तो पहले तो सगुणी थे। तो उनकी भक्ति परंपरा विशिष्ट राम भक्ति और साधना से जुड़ी हुई है। इसमें अपेक्षित थे निर्गुण संत के रूप में दादू दयाल जी सही है। घूमर नृत्य की अगर बात करें, घूमर का ऐतिहासिक विकास और लोकप्रियता मेवाड़ से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? मेवाड़ से जुड़ी हुई है। और मारवाड़ में बात करें, मारवाड़ में घूमर का प्रचलन है, किंतु इसकी पारंपरिक पहचान मेवाड़ से अधिक मानी जाती है। उसके पश्चात है शेखावाटी। उसके बाद है बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान की लोक कलाओं, जैसे कि बाड़मेर की बात कर रहा हूँ मैं, मांगनियार संगीत आदि के लिए प्रसिद्ध है। कौन? पश्चिमी बाड़मेर। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लोक नृत्य में अपन ने पढ़ा था, कौन सा अपन ने बताया था, कौन सा? घूमर नृत्य की यदि मैं बात करूँ, तो घूमर जो नृत्य है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। घूमर नृत्य में क्या होता है? घूमर नृत्य की प्रसिद्ध जो घूमर मांगलिक अवसरों पर, पर्वों पर किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लोकप्रिय नृत्य है। लहंगे का जो घेर होता है उसको वर्ताकार रूप में फैलता है वो, और वर्ताकार रूप में जो लहंगे का घेर होता है उसको घुम कहते हैं। और इस घूमर नृत्य में ढोल बजाया जाता है, नगाड़ा बजाया जाता है और शहनाई जो वाद्य उनका प्रयोग किया जाता है। और इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। तो ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा मेवाड़। वेणेश्वर डूंगरपुर में, कैला देवी करौली में, जीण माता रेवा से शिखर में है, और डिग्गी कल्याण राय जी टोंक में स्थित है। ABCD दोनों राइट है। ABCD फर्स्ट वाला सही है। करम सिंह ये है। राजस्थानी गद्य पद्य की वो विद्या जिसमें व्यक्ति वंश, राजवंश, उपलब्धियों, घटनाओं आदि का वर्णन किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? जैसे कि सबसे पहले क्या आई? वचनिका। जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपके ये बता चुका मैं। और जो है इनसे इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो प्रेजेंट टाइम पे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। देखिए आप लोग, अगर मैं बात कर रहा हूँ वचनिका की मैं बात कर रहा हूँ, तो वचनिका आपके जो है वचनिका देखो वचनिका क्या होती है? वचनिका होती है, पहले भी बता चुका, संस्कृत के वचन शब्द से बना वचनिका शब्द एक काव्य विधा है और विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ है। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना होती है जिसमें अंत्य अनुप्रास मिलता है, फिर भी अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा को दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाएँ, एक तो शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई अचलदास कीची की वचनिका, एक खिड़िया जग्गारी कही वचनिका, राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका प्रमुख है। तो वचनिका राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विधा होती है, काव्यात्मक विधा होती है, जिसमें किसी राजा का, व्यक्ति का या ऐतिहासिक घटना का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। मैं बात करूं
प्रकाश की। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश होता है किसी भी वंश का या किसी भी व्यक्ति विशेष की जो उपलब्धियां होती है, जो घटनाएं होती है, उन पर विशेष रूप से प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा जाता है। जैसे कि किशोरदास का राज प्रकाश है, आसिया मानसिंह का महायश प्रकाश है, कविया कर्णिदान का सूरज प्रकाश है। कविया कर्णिदान इनमें इम्पोर्टेंट है। तो कविया कर्णिदान का सूरज प्रकाश है, किशोरदास का राज प्रकाश है, आसिया मानसिंह का महायश प्रकाश है। तो प्रकाश उक्त साहित्य विद्या का मानक नाम नहीं है। विगत, अच्छा विगत बहुत ही इम्पोर्टेंट है काव्य। विगत क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। विगत से किसी भी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। विगत का मतलब होता है कोई भी विषय है, कोई भी टॉपिक है, उसका एक्सप्लेन के रूप में, व्याख्या के रूप में विवरण प्राप्त होता है। और इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक जो राजा होते हैं उनके परिवार, राजाओं के बारे में, परिवार के बारे में, क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। और विगत में जो उपलब्ध जो आंकड़े होते हैं वो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी भी होते हैं। मोनोत नैन्सी की मारवाड़ा परगनारी विगत, मोनोत नैन्सी ने लिखी है मारवाड़ा परगनारी विगत, ये आ भी चुकी है। तो कुल मिला के क्वेश्चन बनने हैं इसमें से, तो अच्छे से तैयार करें। अगर आप ये 4 देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो काव्य रूप हैं इनको देख रहे हो तो निश्चित रूप से प्रश्न बनना है। और देखिए आप, विगत में प्रत्येक परगने की आबादी का वर्णन होता है, रेख का वर्णन होता है, भूमि का वर्णन होता है, किस्म का वर्णन होता है, फसलों का हाल का वर्णन होता है, सिंचाई के साधन आदि का जो है वर्णन किया जाता है। वेली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेली की बात करें तो वेली ग्रंथ वेली छंद में लिखे जाते हैं। 4th ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है। जो वेली ग्रंथ होता है वो वेली छंद में लिखा जाता है। इनके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक हो सकते हैं, ऐतिहासिक हो सकते हैं। जैसे दईदास जेतावत्री वेली, रतनसी खीवावत्री वेली, राव रतनरी वेली आदि प्रमुख वेलियाँ हैं। परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई वेली किशन रुक्मणीरी, ये इम्पोर्टेंट है। वेली किशन रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ की द्वारा लिखी गई वेली है। तो वेली राजस्थानी साहित्य की काव्यात्मक परंपरा में प्रयुक्त रूप होता है, ठीक है। लेकिन राजवंशों की घटनाओं का वर्णन तो वचनिका में होता है। पिछवाई पेंटिंग की अगर बात करें तो पिछवाई पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई पेंटिंग कोटा की प्रसिद्ध नहीं है, किशनगढ़ की प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है, किशनगढ़ की नहीं है, नाथद्वारा की नहीं है, नाथद्वारा की कोटा की नहीं है, किशनगढ़ की नहीं है। देखो कोटा चित्रकला में तो शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कोटा चित्रकला शिकार दृश्यों के बारे में, तो शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला में दिखाए गए हैं। दरबारी जीवन के बारे में बताया गया है। प्रकृति चित्रण इसमें विशेष रूप से प्रसिद्ध है। प्रकृति का जो चित्रण है इसमें विशेष रूप से प्रकृति का चित्रण किया गया है। उसके बाद बात करें किशनगढ़ शैली की, तो जो है किशनगढ़ शैली अपनी बनी ठनी कृष्ण राधा विशेष चित्रण किया गया है। और विशिष्ट लंबी भावपूर्ण मुख आकृति के लिए किशनगढ़ शैली जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर अपन किशनगढ़ शैली की बात करें तो किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव रखी थी। और जो है वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का जो है इसमें बहुलता से वर्णन हुआ है। राजा सावन सिंह का जो काल था वो 1748 से 1764 में था। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। और सावन सिंह नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। और इनकी काव्य प्रेम गायन बनी ठनी के संगीत और प्रेम कलाकार, इनके जो कलाकार थे वो मोरध्वज निहाल चंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया था। बनी ठनी की यदि बात करें तो बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। किसने? एरिक डिक्सन ने। और भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया था। किशनगढ़ शैली के चित्रकार देखना आप, प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा कि चित्रकार कौन कौन थे। उनमें थे नानक राम, एक था सीताराम, एक था सूरध्वज, एक था मूलराज, एक मोरध्वज निहाल चंद, एक बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लाल
लाडली दास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली की बात करें तो पिछवाई चित्रकला का प्रमुख केंद्र क्या है? नाथद्वारा शैली। ठीक है, नाथद्वारा शैली है। यहाँ पर श्रीनाथ जी की भक्ति परंपरा से संबंधित चित्रकला है। मंदिर के पीछे लगाए जाने वाले बड़े बड़े सजावटी वस्त्र और पट श्रीनाथ जी की और कृष्ण लीला से संबंधित चित्रांकन होता है। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथद्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, कौन सा मार्गीय? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। उदयपुर शैली ब्रज शैली का समन्वित रूप है। ठीक है, तो श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सजावट के लिए बड़े बड़े आकार के कपड़ों के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाने जाते हैं। इसके प्रमुख चित्रकार अगर बात करें तो बाबा रामचंद्र हैं, नारायण हैं, चतुर्भुज है, रामलिंग है, चंपालाल है, घासीराम है, तुलसीराम है आदि नामों से भी प्रसिद्ध हैं। और महिला चित्रकारों में जो कि पेपर में आ चुका है और जाने कितनी बार पूछ चुके हैं, नाथद्वारा जो शैली है इसमें महिला चित्रकारों के नाम बताइए। वो महिला चित्रकारों के नाम है, एक तो कमला और एक इलायची। क्या क्या है? एक तो कमला है और एक इलायची है। कमला और इलायची। जो महिला चित्रकार हैं वो कमला और इलायची हैं। और CET में लगभग 100% जो है इन दोनों महिलाओं के नाम पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखें। बूंदी चित्रशैली की यदि मैं बात करूं तो बूंदी जो चित्रशैली है वह वहाँ पर प्रकृति, वन्य जीवन, राज दरबार और शिकार के दृश्यों की विशेषता है। एक तो बूंदी में और एक कोटा चित्रशैली में, दोनों में जो है शिकार के दृश्यों की जो है विशेषता दिखाई देती है। इसके प्रमुख चित्रकार एक तो सुरजन है, एक अहमद अली है और एक श्री किशन है, रामलाल है और साधु राम है। और बात कर सकते हैं अपन यहाँ पर किस किस के चित्र हैं। आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे बादलों के, बिजली के कौंद मारने के, घनघोर वर्षा के, नदी में उड़ती हुई जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़ियाँ, नाचते मोर, कलाबाजी दिखाते हुए बंदर, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। तो मूल रूप से बूंदी चित्रशैली में पशु पक्षी का चित्रण किया गया है। आगे देखिए, ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? ढोल नृत्य जो है अभी RPSC के द्वारा भी यह प्रश्न पूछा गया है कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ढोल नृत्य की बात करें तो ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य? जालौर का। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का। जालौर क्षेत्र का ढोल नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य परंपराओं में है। इसमें ढोल की ताल के साथ सामूहिक नृत्य किया जाता है। ढोल की ताल बजती है और उसके साथ साथ सामूहिक नृत्य किया जाता है। ढोल नृत्य की यदि अपन बात करें तो ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और ये ढोल नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। और यह प्रश्न भी पूछा गया है जो मैं अब बोल रहा हूँ। ये जो है उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, ढोल नृत्य किसके द्वारा नहीं किया जाता। तो उसमें जो है एक कालबेलिया दे दिया था। कौन कौन से ऑप्शन थे? माली था, ढोली था, सरगड़ा था। और चौथा ऑप्शन कालबेलिया दे दिया जो गलत था, भील जाति थी, है ना। माली, ढोली और सरगड़े और भील जाति के पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ये व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जे नारायण व्यास ने दिलवाई थी। इसमें एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं और जो ढोल का जो मुखिया होता है इसको थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। यहाँ से प्रश्न पूछना है उसको। थाकना शैली में, थाकना शैली आएगी, ध्यान रखिएगा। थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में क्या करते हैं? थाकना समाप्त होते ही अपने मुंह में तलवार लेते हैं और कुछ अपने हाथ में डंडे लेकर के और कुछ भुजाओं में रुमाल लटका करके और अन्य लयबद्ध नृत्य प्रारंभ कर देते हैं।
जयपुर की बात करें तो जयपुर अनेक शास्त्रीय और लोक कलाओं का केंद्र था। प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ अपनी आदिवासी और लोक कलात्मक परंपराएं हैं। सीकर की बात करें तो सीकर शेखावाटी की सांस्कृतिक परंपरा और लोक कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस माह पर मनाया जाता है? यदि अपन बात करें किसकी, कजली तीज की, तो तीज सावन की अगर बात करें तो तीज पर्व का व्यापक संबंध श्रावण मास से है। अगर तीज की बात करें तो जैसे कि कहते हैं श्रावणी अमावस्या, तो श्रावणी अमावस्या यानी कि श्रावण में आती है, क्या आती है? तीज। ठीक है, श्रावण में क्या आती है? श्रावण में तीज आती है। भाद्रपद, हाँ बेशक, भाद्रपद में बूंदी की प्रसिद्ध कजली तीज भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। यह हाड़ौती क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है। तो तीज का जो पर्व है वो व्यापक श्रावणी मास में है, लेकिन बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया से संबंध मानी जाती है। ठीक है, फागुन में होली से संबंधित लोक परंपराएं हैं। चैत्र में क्या आती है? गणगौर आती है। क्या आती है? चैत्र में गणगौर आती है। चैत्र की अगर बात करें तो चैत्र में गणगौर आती है। चैत्र महीने में गणगौर आती है। गणगौर यानी कि गण और गौर, गण का अर्थ होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती। पूछा जा चुका है, ठीक है, पूछा जा चुका है। तो तीज की यदि अपन बात करें, गणगौर की बात कर रहे हैं, तो गणगौर जो है राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती। ठीक है, लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और विवाहिता जो शादीशुदा होती है महिलाएं, वह जो है अच्छे अखंड सुहाग की कामना करने के लिए इस गणगौर के व्रत को करती है। और यह त्यौहार होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होगा और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलेगा। ठीक है, इस मौके पर क्या किया जाता है? जो होली की जो राख होती है, तो होली की राख के पिंड बनाए जाते हैं और जौ के अंकुरों के साथ, जौ के जो बीज होते हैं ना, उन जौ के अंकुरों बीजों से जो उगाते हैं ना घास, तो जौ के जो अंकुर होते हैं उन अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। और अविवाहित जो लड़कियां होती है वो बगीचों में फूलों को कलश में सजा करके गणगौर के गीत गाती हुई अपने घर जाती है। गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ऐसा कहा गया है, ऐसा जनश्रुति है कि पार्वती के गोणे या अपने पिता के घर लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था इसका प्रारंभ। इसमें क्या किया जाता है? इसकी याद में स्त्रियां गणगौर की लकड़ी की प्रतिमाओं को सजा करके मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर देती है। ठीक है, और अगर बात करें अपन तो उदयपुर की जो गणगौर है, गणगौर की सवारी है, कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर की सवारी का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है, जहां पर अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों में सुसज्जित होकर गणगौर की सवारी को देखते हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़ों की आवाज़ से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक पहुंचती है और बड़ी धूमधाम से पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें किसकी, तीज की बात करें, तो राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है। क्या प्रचलित है? कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण मास में तीज से होती है। तीज से शुरू होती है और इसका अंत कहाँ तक होता है? गणगौर से। वर्षा ऋतु में श्रावण मास में मनाए जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों के लिए प्रिय त्यौहार है। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं और नवविवाहिताएं जो है ये त्यौहार मनाती है। और यह त्यौहार विवाह के बाद पहली बार जब पीहर में मनाने की परंपरा है। पहली बार जो लड़की होती है वह पीहर में इस त्यौहार को मनाती है। और ऐसी मान्यता है कि विवाह के बाद पहला जो श्रावण होता है उसमें सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अनिष्ट की आशंका होती है। ठीक है,
आगे देखें आप। करणी माता देशनोक बीकानेर, ठीक है, महावीर जी करौली, कपिल मुनि कोलायत बीकानेर और कल्याण राय डिग्गी मालपुरा टोंक। ये देखिए आप इसका मिलान नहीं दे रखा, देखो करणी माता देशनोक, महावीर जी करौली, कपिल मुनि कोलायत बीकानेर और कल्याण राय जी डिग्गी मालपुरा टोंक। हाड़ौती में कोटा झालावाड़ आता है, भरतपुर करौली आता है, मारवाड़ी ये गलत हो गया यहाँ। शेखावाटी सीकर झुंझुनू आता है, तो गलत पूछ रहा है ये, कौन सा गलत कथन है। तो मारवाड़ी जो है वो शेखावाटी में नहीं होकर जोधपुर में आता है, तो भरतपुर करौली, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान, शेखावाटी सीकर झुंझुनू, तो सी गलत है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजा की महानता, विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन करने वाला काव्य ग्रंथ क्या कहलाता है। तो सीधी सी बात है, वह क्या कहलाता है, रासो कहलाता है। क्या कहलाता है, वह रासो कहलाता है। जैसा कि कहा गया है, वेली एक विशिष्ट काव्यात्मक रूप होता है। विगत क्या होता है, ऐतिहासिक विवरण वाला साहित्य की संज्ञा दी गई है। और रासों में राजाओं की वीरता, युद्ध, विजय, शौर्य, यश का विस्तृत वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं जो है इस परंपरा का प्रसिद्ध उदाहरण है। पृथ्वीराज रासो। रूपक, ये नया आ चुका है रूपक। अगर अपन बात करें किसकी, रूपक की यदि अपन बात करें तो रूपक क्या होता है। रूपक एक नाटकीय और साहित्यिक अलंकारिक विधा से संबंधित है। एक तो नाटकीय और साहित्यिक अलंकारिक विधा से संबंधित कौन सा है, रूपक, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य राजा की युद्ध विजय का वृत्तांत देना है। इसका मूल उद्देश्य राजा की युद्ध विजय का वृत्तांत देना नहीं है। मतलब रूपक का मतलब क्या होता है, नाटक प्रदर्शित करना, साहित्यिक और अलंकारिक विधा से संबंधित होता है। तो ये होता है रूपक, ठीक है। अगर बात करें तो किसी भी वंश का या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। जैसे गज गुण रूपक कौन कौन से हैं, गज गुण रूपक है, रूपक गोगा देवजीरो और राज रूपक, तीन है। एक तो गज गुण रूपक है, रूपक गोगा देवजीरो और एक राज रूपक है। आगे देखो, चित्रशाला कलादीर्घा कहाँ स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा बूंदी में। कोटा अपने विशिष्ट चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है। चित्रशाला बूंदी राजस्थान की लघु चित्र परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है ना। तो चित्रशाला कलादीर्घा कहाँ है, बूंदी में। भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है ये, तो लघु चित्र परंपरा का बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। बूंदी शैली में भित्ति चित्रों, प्रकृति, दरबारी जीवन, शिकार और कृष्ण लीला का उत्कृष्ट अंकन मिला है। दरबारी जीवन का भी मिला है, शिकार का मिला है, ठीक है। भित्ति चित्र तो रंगमहल भी बना हुआ है उसके अंदर, एग्जाम में आ चुका है। उमेर सिंह के काल में इसका निर्माण किया गया था। बीकानेर चित्रशैली मुगल और दक्कनी प्रभाव के समन्वय के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर, अच्छा, बीकानेर जो चित्रशैली है मुगल और दक्कनी प्रभाव के समन्वय के लिए प्रसिद्ध है। और जयपुर की बात करें तो जयपुर शैली में मुगल प्रभाव, राज दरबारी विषय और धार्मिक चित्रांकन मिलता है। लेकिन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, बूंदी। लांगुरिया गाना किसके लिए, लांगुरिया जो गीत है वह आपको पता है केला देवी करौली में गाया जाता है। तो महावीर जी जैन तीर्थकर, महावीर 24वें तीर्थकर थे महावीर जी। जैन माता रेवा से शिखर, लोक भक्ति और का लोकगीत परंपरा की प्रमुख देवी है ये। उसके बाद केला देवी, करौली की केला देवी की आराधना और चैत्र महीने के साथ लांगुरिया गीतों की विशिष्ट परंपरा जुड़ी हुई है, ठीक है। खाटू श्याम जी सीकर भक्ति परंपरा है खाटू श्याम जी की। अब CET स्नातक स्तर 2023 के प्रश्न करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको अब आभास हो चुका है कि प्रश्न किस टाइप से टफ से टफ बनते जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो 1949 आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ पर जो विजय स्तंभ है उस पर पहला डाक टिकट सन 1949 में जारी किया गया था। 1956 की बात करें तो 1956 में अनेक राष्ट्रीय स्मारकों से संबंधित डाक टिकट सामग्री जारी की गई थी, लेकिन विजय स्तंभ को तो 1949 में डाक टिकट
जारी कर दिया गया था स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त कब की, ऐसे ध्यान रखिएगा। विजय स्तंभ को अपने को स्वतंत्रता से क्या मिली, स्वतंत्रता से विजय मिली, भारत देश को विजय मिली, स्वतंत्र हुआ भारत अंग्रेजों से। तो 15 अगस्त को हुआ, 15 अगस्त 1949। तो 1949 को भारतीय डाक टिकट ऐतिहासिक स्मारकों की श्रृंखला में विजय स्तंभ को प्रदर्शित करने वाला डाक टिकट जारी किया गया। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सीईटी में आ सकता है, ध्यान रखें, नोटिस करें इस चीज़ को, आपके सीईटी में ये आ सकता है। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, ये तो फिक्स है, लेकिन किसकी विजय के उपलक्ष्य में, मालवा का कौन था, मालवा का था सुल्तान महमूद खिलजी, सुल्तान महमूद खिलजी। तो मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, 1949 में डाक टिकट जारी हुआ था। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र, ये शुक्र है, शुक्ल नहीं है, शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है, तो अकबर द्वारा स्थित जो शुक्र तालाब है वो नागौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है, नागौर जिले में। गंगरार या गंगारोन का संबंध राजस्थान के अन्य ऐतिहासिक स्थल से है। बीकानेर मुगल कालीन और राजपूत स्थापत्य के अनेक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। मुगल कालीन राजपूत स्थापत्य के अनेक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। नागौर की बात करें तो नागौर मुगल कालीन स्थापत्य और जल संरचनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। मुगल कालीन और जल संरचनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। कौन, नागौर। तो अकबर द्वारा निर्मित जो शुक्र जो तालाब है वो कहाँ पर है, नागौर में, ध्यान रखना, नागौर में शुक्र तालाब है। शेरगढ़ राजस्थान का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्ग है। ठीक है, शेरगढ़ 12। उत्तर नंबर सी, नागौर। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है, मलिक शाह की मस्जिद जालौर में है, सही उत्तर है जालौर। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ है, जालौर। तो जालौर दुर्ग परिसर से मलिक शाह की मस्जिद संबंध है। जालौर की स्थापत्य परंपरा में इस्लामी और स्थानीय स्थापत्य तत्वों का समन्वय दिखाई देता है। राजस्थान पर्यटन विभाग भी जालौर में मलिक शाह की मस्जिद का उल्लेख करता है। ठीक है, इस्लामी परंपरा है। झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में गागरोन दुर्ग है जो काली सिंध और आहू नदियों के किनारे बसा हुआ है। मलिक मोहम्मद अगर अपन बात करें तो यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा बनाया गया जो है, जो मेन गेट जो बनाया है वो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर दरवाज़ा है इसका, और यहाँ पर हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और संत पिपा की छतरी बनी हुई है। झालावाड़ में गागरोन दुर्ग प्रसिद्ध है। ठीक है, राजसमंद में राजसमंद क्षेत्र राजसमंद झील है और द्वारकाधीश जी का मंदिर है। ये पूछा जा सकता है, द्वारकाधीश जी का मंदिर। द्वारकाधीश जी का मंदिर कहाँ पर है, तो द्वारकाधीश जी का मंदिर राजसमंद में स्थित है। द्वारकाधीश जी का मंदिर कहाँ पर है, द्वारकाधीश जी का मंदिर राजसमंद में स्थित है। मेवाड़ की अन्य धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखें 12 में शाहबाद, भंड देवरा आदि स्थापत्य महत्व रखते हैं। आगे चलते हैं। जोधपुर का महामंदिर किस संप्रदाय का उपासना स्थल है, वापस ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, ध्यान दे, ये प्रश्न जो है वापस रिपीट हो सकता है। जोधपुर का जो महामंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, जोधपुर का महामंदिर किस संप्रदाय का उपासना स्थल है, तो बात करते हैं अपन राम स्नेह संप्रदाय। राम स्नेह संप्रदाय के प्रमुख केंद्र राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राम स्नेह संप्रदाय कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। विष्णोई संप्रदाय परंपरा का प्रमुख संबंध गुरु जम्बेश्वर और 29 नियमों से है। विष्णोई, इसका नाम क्या है, विष्णोई। तो विष्णोई कैसे समझोगे आप लोग, विष्णोई का मतलब होता है 20 + 9। विष्णोई 20 यानी कि 20 और 20 और नोई का मतलब 9, 20 + 9 कितने नियम, 20 + 9 यानी 29 नियमों का एक संप्रदाय है। संप्रदाय जो है इसमें 29 नियम है। और कौन है, गुरु जम्बेश्वर जाम्बोजी जो है वो इसके प्रमुख गुरु है, जाम्बोजी, इस संप्रदाय के प्रमुख व्यक्ति हैं जाम्बोजी। आगे देखो नाथ संप्रदाय जो है सही है बिल्कुल। जोधपुर का जो महामंदिर है उसमें नाथ पंथ की महत्वपूर्ण धार्मिक पीठ है, नाथ पंथ की पीठ है ये महामंदिर जोधपुर में।
महामंदिर जोधपुर में। नाथ पंथ की प्रमुख पीठ है। मंदिर में योग संबंधी प्रतिमाएं हैं, योग करते हुए प्रतिमाएं हैं, उनका चित्रांकन किया गया है जो नाथ परंपरा से संबंधता को स्पष्ट करता है। दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या है? नारायणा। दादू दयाल का जन्म तो कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, गुजरात। इलाहाबाद गुजरात में हुआ था। और जो दादू दयाल थे कहाँ पर आए? नारायणा में आए। नारायणा कहाँ पर है? जयपुर में। तो नारायणा जयपुर में है। और नारायणा, जयपुर, अलवर इस साइड पे उनके जो है उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया और दादू दयाल ने अपना जो है अपने निर्गुणी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। बेराना की पहाड़ी पर इनके शरीर को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया गया, इसको दादू खोड़ के नाम से जाना जाता है। नारायणा। आगे देखो तो उत्तर हो जाएगा नाथ संप्रदाय महामंदिर जोधपुर। महामंदिर जोधपुर नाथ संप्रदाय। गोविंद देव जी है ना, गलता जी जो जयपुर में है। गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर में है। मदन मोहन जी मंदिर का करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो गोविंद देव जी, एक तो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में और मदन मोहन जी का मंदिर करौली में, ये दोनों गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। दोनों मंदिर वैष्णव भक्ति की गौड़ीय वैष्णव परंपरा से संबंध रखते हैं। जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर और करौली का मदन मोहन जी का जो मंदिर है, ये दोनों कौन सी है? गौड़ीय संप्रदाय से ये दोनों संबंध रखते हैं। नाथ परंपरा योग और शिव उपासना से संबंध रखती है। वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्गीय या संप्रदाय प्रमुख संबंध श्री नाथ जी से हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें रामसनेह संप्रदाय। तो रामसनेह संप्रदाय परंपरा निर्गुण राम भक्ति से संबंध विशिष्ट संत परंपरा होती है। उसके बाद बात करते हैं अपन तो गौड़ीय संप्रदाय, एक तो मदन मोहन जी का मंदिर करौली और एक जो है गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? अगर बात करें साहिबदीन की, तो साहिबदीन नामक जो चित्रकार था मेवाड़ का, तो मेवाड़ का शासक था जगत सिंह फर्स्ट। कौन था? जगत सिंह फर्स्ट। महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में मेवाड़ चित्रकला का विशेष उत्कर्ष हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो किसके मेवाड़ में चित्रकला का विशेष उन्नति कब हुई थी? तो जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में हुई थी। साहिबदीन ने भागवत पुराण क्या क्या लिखा था? साहिबदीन था उन्होंने भागवत पुराण लिखा, गीत गोविंद लिखा और रागमाला आदि विषयों पर उत्कृष्ट चित्रांकन किया। तो जो चित्रकला वाला जो टॉपिक है अपना कक्षा 10th की जो बुक है, उस 10th की बुक से ही यह प्रश्न उठाया गया है। जैसे कि अपन बात किसकी कर रहे हैं? साहिबदीन नामक चित्रकार की जो मेवाड़ का है। तो अगर बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ से लिखे पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है इसमें। और अगर बात करें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आ सकता है, 1260 ईस्वी में श्रावक प्रति कर्मण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है। मेवाड़ शैली का प्रथम उदाहरण है श्रावक प्रति कर्म सूत्र चूर्णी, जो 1260 में लिखा गया था, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। कौन से? तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। उसके अलावा अगर बात करें तो 1423 में देलवाड़ा में लिखी गई सुपासनाहचर्यम पुस्तक में दिखाई देती है। यह शैली उसमें भी दिखाई देती है। सुपासनाहचर्यम पुस्तक में 1423 में देलवाड़ा में लिखी गई थी। ठीक है। और अगर बात करें स्वर्ण युग, तो स्वर्ण युग किसके टाइम का था? महाराणा कुंभा के काल को जो है स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है। और इस काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का परिजात अवतरण है। क्या है? परिजात अवतरण है। और मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है। किसने लिखी थी? ये मेवाड़ का चित्रकार था नाना राम, उसके द्वारा एक कृति लिखी गई थी। उसके बाद महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ। और मेवाड़ की शैली में इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारो जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में अभी भी सुरक्षित है। ठीक है। तो मेवाड़ और उदयपुर चित्रशैली।
तो उत्तर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह। अब अगर बात करें अपन किसकी, भागवत पुराण की, तो भागवत पुराण का परिजात अवतरण 1540 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1540 में लिखा गया था। मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है परिजात अवतरण भागवत पुराण का। और महाराणा कुंभा की बात करें तो महाराणा कुंभा 15वीं शताब्दी का है, जबकि साहिबदीन तो 17वीं शताब्दी के चित्रकार है। 15वीं शताब्दी का है, जबकि जो साहिबदीन है वो 17वीं शताब्दी के चित्रकार हैं। और अगर बात करें तो महाराणा कुंभा 17वीं शताब्दी के चित्रकार हैं।